तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से वेब स्क्रैपिंग करते हैं। वेब स्क्रैपिंग होता क्या है, क्रॉलिंग क्या होता है, किस तरीके से हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कहीं से डेटा लेकर आने के लिए। अब इसके दो तरीके के अप्रोच होते हैं। एक तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कहीं से लिखे लिखा आर्टिकल्स लाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको करनी है, तो उसके लिए दो अप्रोच हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग की जगह आपको कुछ वेबसाइट्स जहां पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट लिखे हैं वो आपको एपीआई देते हैं। तो एपीआई एक नया कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, इजी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि वेब क्रॉलर क्या होता है। वेब क्रॉलर एक ऑटोमेशन बॉट होता है जिसे हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं जिसके थ्रू वो वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलरली उसके डेटा को कॉपी करेगा, रेंडर करेगा, रेंडर करने के बाद कॉपी करके हमारे पास वापस लेकर आएगा, जिसमें से हम कुछ जो भी हमारे इसेंशियल चीज़ें हैं उसको हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करा सकते हैं या हम सीएसवी फाइल में कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा इसके अंदर डीप ना जाके एक थ्योरी में हम इसको आज प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बस दिखाना चाहता हूँ, वो होती है स्टैटिक वेबसाइट वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट। हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ। दो तरीके की वेबसाइट होती है। एक होती है वेबसाइट जो होती है स्टैटिक, उसके अंदर अगर आपने पोस्ट लिख दी है तो हर बार अगर आप उस पोस्ट को विजिट करते हो तो उसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे। क्यों नहीं बदलाव होंगे? क्योंकि वो स्टैटिक है। एक बार जो उसमें लिख दिया गया लिख दिया गया, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता। कोई भी राइटर ऑथर जिसने इसे बनाया है, जो वेबसाइट का एडमिन है, वो चेंज कर सकता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं। जैसे ये एक आर्टिकल है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसे एक बार लिख दिया गया है तो ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से क्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए इस लिंक को आप कॉपी करके वहाँ से गेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, इस सारी इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे, इसमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखेंगे, ये है डायनेमिक वेबसाइट। अब आपको कैसे पता चलेगा डायनेमिक वेबसाइट? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी अगर आप सर्च करते हैं तो ये डायनेमिकली कहीं ना कहीं से सर्वर से फेच करके इस इन्फॉर्मेशन को ला रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन को ऐसा नहीं है, अगर इसे आप कॉपी कर लें, हो सकता है कि आज आपको यहाँ पर इसी सेम लिंक पे टॉप में ये चीज़ें दिखा रहा है, हो सकता है अगली बार आपको कुछ और दिखाएगा, क्योंकि ये इसके सर्वर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से इन चीज़ों को ये चेंज करते रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से स्क्रैपिंग करते हैं। तो मान लीजिए हमें इस वेबसाइट के आज इस यूआरएल की स्क्रैपिंग करनी है, तो हम उसके लिए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को बहुत सिंपल ही है यूज़ करना। तो मैंने एक फाइल बनाई थी, इसको हम फेसबुक के अंदर से भी स्क्रैपिंग करेंगे। वो आने वाली प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। हम फेसबुक से फ्रेंड लिस्ट की स्क्रैपिंग करेंगे, उनके अबाउट सेक्शन की स्क्रैपिंग करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को हम सीएसवी में पैक करेंगे, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि उस यूआरएल को किस तरीके से हम स्क्रैप कर सकते हैं। तो हम एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं स्क्रैपर। पाइथन यूज़ करने वाले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स हैं, कुछ पैकेज हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम उन्हीं का यूज़ करने के बाद आगे के काम को करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड पैकेज हैं। सबसे पहले हमें यूज़ करना है BS4। तो हमने इंपोर्ट कर लिया ब्यूटी सूट 4। तो ब्यूटी सूट 4 क्या है? ये एक पैकेज है। जब कोई भी HTML डेटा को हम फैच करेंगे, फैच करने के बाद हम ब्यूटी सूट 4 को पकड़ाएंगे ताकि ये उस डेटा को अनपैक करे। अनपैक करने के बाद उसमें से अगर हम किसी टारगेट, किसी भी पर्टिकुलरली क्लास आईडी को, टैग को टारगेट करना चाहते हैं तो इसे पर्टिकुलरली वो टारगेट कर सकता है। अगेन, अगर आपको नहीं पता है कि क्लासेस क्या होती हैं, आईडीज क्या होती हैं, टैग्स क्या होते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमें इंपोर्ट करना है, वो है हमारा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट भी एक हमारा पैकेज है। पैकेज रिक्वेस्ट क्या करता है? हमें कोई भी वेबसाइट्स के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, वेबसाइट को हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। दो तरीके की रिक्वेस्ट भेजते हैं ज़्यादातर हम, गेट और पोस्ट। पोस्ट और गेट रिक्वेस्ट क्या होता है? ये भी हमारा HTML पार्ट है। तो आज हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हम एक URL बना लेंगे सबसे पहले। तो ये हमने कॉपी कर लिया था यहीं पे स्टार्टिंग में ये वेबसाइट को, क्योंकि आज हम इसी वेबसाइट के इस पेज को क्रॉल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम डेटा को बनाते हैं। डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। गेट के अंदर हम दे देंगे URL। अब हमने डेटा क्या किया, डेटा हम रिक्वेस्ट पैकेज यूज करके गेट रिक्वेस्ट मार रहे हैं इस URL पे और उसे हम सेव कर रहे हैं डेटा पे। अब डेटा जो रिटर्न में लेकर आएगा वो दो चीज़ें लेकर आएगा। एक होता है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब कि वेबसाइट को अगर हमने विजिट किया तो हमें कई तरीके के रिस्पॉन्स मिलते हैं, जिसमें से रिस्पॉन्स होता है 200। रिस्पॉन्स 200 का मतलब होता है हमने उस वेबसाइट को सक्सेसफुली विजिट कर लिया है। अगर 404 आता है तो मान लीजिए जो URL आप
विजिट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको वेबसाइट दे देगा 404 रिस्पॉन्स 404। अगर सर्वर की किसी तरीके की एरर है तो दे देगा 501। तो अब हम डॉट टी एक्स टी कर रहे हैं। डॉट टी एक्स टी का मतलब क्या है, जो डेटा है वो दो तरीके की चीज़ें लेकर आएगा, एक रिस्पॉन्स लेकर आएगा, एक एच टी एम एल टेक्स्ट, जो भी एच टी एम एल डेटा है वो लेकर आएगा। तो एच टी एम एल डेटा को देखने के लिए डेटा डॉट टेक्स्ट लगा रहे हैं। हमने डेटा में सारी इन्फॉर्मेशन को सेव किया है, डॉट उसके आगे टेक्स्ट लगा के हम इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, और साथ में हम डेटा को ले रहे हैं रिस्पॉन्स देखने के लिए। अब हम इसे सेव करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डेटा रेंडर हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरा डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लिमिट्स होती हैं इसको डिस्प्ले करने की, मेमोरी के हिसाब से, उस हिसाब से डिस्प्ले हो जाता है। रिस्पॉन्स हमें 200 आया, इसका मतलब क्या है, हमने सक्सेसफुली इस वेबसाइट को विजिट किया और हम यहाँ से डेटा लेकर आए। लेकिन अब हमारा अगला जो टारगेट है, हमें इस डेटा को यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें इस डेटा के कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमें इसे रीड करना है, इस हम चाहते हैं कि ये पहला पैराग्राफ हमें मिल जाए। तो हम उस पहले पैराग्राफ के लिए हम कुछ अब कोड लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें वो करना है। बहुत इजी रहने वाला है, कुछ भी इसमें टफ नहीं होगा, आप देखते रहिए बस। इस चीज़ को यूज़ करेंगे जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया ऑलरेडी, ब्यूटी सोप। तो ब्यूटी सोप को हम यूज़ करेंगे, तो हम बना लेते हैं एक फंक्शन ब्यूटी सोप डॉट डेटा। ब्यूटी सोप अब यहाँ पर दिखा रहा है कि ये ब्यूटी सोप नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं, बी एस डॉट bs4 डॉट ब्यूटी सोप। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, डेटा नहीं देना है, हमें डेटा का टेक्स्ट देना है। डेटा का टेक्स्ट देने के बाद साथ में हमें देना है इसका पार्सर। हम पार्सर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर हम जो भी यूज़ करते हैं जो कि पाइथन के अंदर, वो है HTML पार्सर। आप इसे लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पर नहीं देंगे तो विंडोज़ के अंदर ज़्यादातर HTML पार्सर को ही एज अ डिफ़ॉल्ट ये पिक करेगा और उसके साथ ही ये एग्जीक्यूशन करेगा। अब ये पार्सर के बाद, पास करने के बाद हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलरली जिस भी टैग को हम टारगेट करना चाहते हैं, हम उस टैग्स को टारगेट कर सकते हैं। तो हम उस टैग को टारगेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें H1 टारगेट करना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिंपली, हम यहाँ पर एक लाइन कोड लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, प्रिंट करवा के देखते हैं डायरेक्ट जो भी हमें चाहिए, तो हम उसे प्रिंट करवाएंगे। तो हम लिख लेंगे soup डॉट फाइंड। फाइंड लिखेंगे, फाइंड करने के बाद हम इसके अंदर पर्टिकुलरली जो भी हमें टैग चाहिए, जिस भी टैग को हम टारगेट कर रहे हैं, उस टैग का नाम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हमारा ये जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट होने के बाद बिल्कुल ही इसने एंट्री टाइटल में पूरा लेकर आ गया है, हाउ टू बिकम अ हैकर। तो हम देखते हैं H1 में हमारा क्या आ रहा है, तो हाउ टू बिकम अ हैकर देख सकते हैं, क्योंकि ये पहला भी H1 टैग था, दूसरा भी, और हमने किया था फाइंड वन। तो इसने पहला जो भी HTML था, HTML टैग था, उसे आप लिया है। तो हम इसे नीचे कर लेते हैं, हाँ चेक करते हैं। तो ये देखिए ये क्या था, HTML। देखिए एंट्री टाइटल, हाउ टू बिकम अ हैकर, बिल्कुल इसी को इसने उठा लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लगा, फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर ये टैग्स लिख लेते हैं, टैग्स इन सूप डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल के बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पर H1 टैग, प्रिंट टैग्स। हम अगर टैग्स प्रिंट करेंगे तो आपने देखा था पूरा HTML कोड ये प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसके अंदर का डेटा चाहिए, तो हम टैग्स डॉट टेक्स्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे तो देखिए ये प्रोग्राम रन होने के बाद हमें जो भी HTML के H1 टैग थे, उसके जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी अंदर डेटा था, उस डेटा को इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब अगर आप वेबसाइट को देखेंगे, इस वेबसाइट में, पूरी वेबसाइट में सिर्फ दो ही H1 टैग को यूज़ किया गया है। तो इस वेबसाइट को अगर आप पहला देखेंगे तो ये पहला H1 टैग है, यहाँ पर दूसरा H1 टैग है। तो अब अगर हमें चाहिए H1 टैग के बाद का पैराग्राफ, तो हम उसे किस तरीके से टारगेट करेंगे, हम ये भी देख लेते हैं। तो हम पहले इसे रेप्लिकेट कर लेते हैं। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ, तो हमें पैराग्राफ को करना है, तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर लेता हूँ। ये मल्टी कर्सर फैसिलिटी है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, एल्ट को दबा के जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ें एडिट करनी है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये जो भी पैराग्राफ इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन थी सभी पैराग्राफ्स को इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अगेन लिमिटेशंस होती हैं ज़्यादा प्रिंट करने की, उस वजह से ये नहीं प्रिंट करता है। हम इसे .txt फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, हम आगे चल के उसे देखेंगे। तो यहाँ पर हम चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें यही वाला पैराग्राफ चाहिए, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 1, तो हो सकता है हम यहाँ पर अगर 2 देखेंगे, यहाँ एक पहला पैराग्राफ ब्लैंक आया है और यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ इसने इसे प्रिंट किया है। यहाँ नीचे थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरीके से होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये सेकंड पैराग्राफ चाहिए। तो हम उसके लिए एक छोटी सी अप्रोच लगाएंगे। हम यहाँ पर z=1 ले लेंगे और साथ में एक कंडीशन लगा देंगे। छोटी सी कंडीशन होगी इफ z=2 और साथ में हम हर बार z को इंक्रीमेंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारा क्या आउटकम हमारा। देखिए इसने क्या कर दिया, इस वाले जो भी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप देख लीजिए, एवरी टाइम वी लिसन, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं एवरी टाइम वी लिसन। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक हम एक्सेल CSV फाइल भी बना सकते हैं, या हम अपने जेंगो के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम पहले तो डायनेमिक वेबसाइट्स को किस तरीके से क्रॉल करते हैं देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे फेसबुक की तरफ। हम देखेंगे कि फेसबुक में किस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे किस तरीके से हम एक लिस्ट बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू।